বর্তমান সমাজে দূষণের জন্য যেভাবে অসুখ বা মারণ রোগের কবলে মানুষকে পড়তে হচ্ছে তা সত্যিই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একদিকে যেমন চিন্তা, তার পাশাপাশি আর্থিক টানাটানি জোড়া ফলায় ওষ্ঠাগত রোগীর পরিবার। বিশেষ করে মারণ রোগ ক্যান্সার হলে তো আর কথাই নেই। তাই চিকিৎসকদের বারবার অনুরোধ করতে শোনা যায়, সচেতনতা হলো সুস্থতার অন্যতম লক্ষণ। তাছাড়া শহর কলকাতায় যখন এমজিএম হেলথ কেয়ার রয়েছে, তাহলে ভয় বা টেনশন কিছুই থাকে না। শুক্রবার মারণ রোগ ক্যান্সারকে নিয়ে প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর বালাজি রামানির মুখোমুখি হয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানা গেল, মারণ রোগ ক্যান্সারের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়। তাই রোগকে ভয় নয়, জয় করতে পার্ক সার্কাসের সন্নিকটে 7 পয়েন্টের কাছে এমজিএম হেলথ কেয়ার সর্বদাই মানুষের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে রয়েছে বলেই জানান এই প্রখ্যাত চিকিৎসক। कैंसर एक ऐसा एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उसी से शुरू होता है। आपको हमारे सेल्स में कई सारे, हमारे शरीर में कई सारे सेल्स हैं। नॉर्मली वो सेल्स जैसे कि बाल है, आप तो जानते हैं कि बाल बनता है, उसके बाद धीरे धीरे से वो लंबा होता जाता है, फिर काटते हैं, फिर से वो लंबा होता है। नाखून है, ये सब बॉडी के सेल्स, ब्लड के सेल्स, इसीलिए हम रक्तदान दे सकते हैं। तो रक्त में जो सेल्स हैं, ऐसे ही बॉडी के जो भी सेल्स हैं वो सब धीरे धीरे से बढ़ते रहते हैं और नया नया सेल्स बनता रहता है। कैंसर में क्या होता है, इसका जो कंट्रोल है वो चला जाता है। तो जो सेल्स का जो डिवीजन करके बोलते हैं, जो एक सेल 2 बनता है, 2 4 बनता है, ये जो सेल डिवीजन है उसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है, उसका जो जेनेटिक कंट्रोल है वो चला जाता है। इसी की वजह से सब कैंसर के सेल्स जो भी हैं वो बिना कंट्रोल के वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे एक ट्यूमर जैसा, एक ग्रोथ, एक गांठ जैसा बन जाता है। इसका कई कारण हो सकता है। एक तो है कि आपका जो सेल का जेनेटिक कंट्रोल है वो मतलब फैमिली के हिसाब से, फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से जेनेटिकली जो ट्रांसमिट हो जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, इसके हिसाब से हो सकता है। दूसरी चीज़ है जो कंट्रोलिंग जीन्स है उसमें बाहर से, जैसे कि एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से आपको उस पर नुकसान पड़ सकता है, जैसे कि स्मोकिंग हो, बिना एक्सरसाइज कर रहना, सब कुछ जो भी है इनकी वजह से वो हो सकता है। तो ये सब की वजह से आपको कैंसर शुरू होता है। स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कैंसर को कैसे जल्दी से पकड़ लें। कई लोगों को ये समझ है कि कैंसर जब आ जाता है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। कैंसर आ गया तो कोई ऐसा बीमारी है जिसके लिए कोई इलाज नहीं हो सकता है, जिसका कभी भी क्यूर नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। ये बात है कि कैंसर जब होता है उसको जल्दी पकड़ लेना चाहिए। अर्ली स्टेज डिटेक्शन, या जब हर कैंसर में मामूली तौर पे जब बोलते हैं तो 1 to 4 स्टेजेस रहता है, 1 2 3 4 करके बोलते हैं। तो 1 और 2 नॉर्मली आपको अर्ली स्टेज रहता है। और स्क्रीनिंग जो है इसको पकड़ने के लिए करनी है, जो 1 स्टेज या 2 वाले स्टेज में हमें पकड़ने के लिए जो करना है ना, उसी को हम स्क्रीनिंग टेस्ट करके बोलते हैं। नॉर्मल तौर से बोलेंगे तो अभी के लिए तो हमारे पास सिर्फ 3 टेस्ट है जो स्क्रीनिंग में उपाय हो सकता है। एक तो है कि स्तन या ब्रेस्ट का कैंसर, उसके लिए आपको मैमोग्राम का टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपको सर्विक्स का कैंसर, जिसके लिए पैप स्मीयर और HPV टेस्टिंग हो सकता है। फिर हाई रिस्क ग्रुप्स में करते हैं, जैसे कि लंग कैंसर है, उसका आपका इलाज मतलब जो हाई रिस्क स्मोकर्स रहते हैं, कई सालों से वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके लिए CT करके हम देख सकते हैं। और ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं, वो हेपेटाइटिस जब हो जाता है, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है हेपेटाइटिस B और C वायरस के, उनके लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन और AFP मतलब एक ब्लड टेस्ट करके उसका स्क्रीनिंग हो सकता है। ये मामूली तौर पर कैंसर्स हैं जिसके लिए स्क्रीनिंग कोई चीज़ है। बाकी सब कैंसर्स के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं होता है। आपको वो जब भी सिम्टम्स रहता है तभी आपको जाना है डॉक्टर के पास। वैक्सीन है? हाँ, वैक्सीन के हिसाब से बोलेंगे तो अभी जो है, एक तो है जो मैंने बोला था हेपेटाइटिस जो है ना, आप सब तो जानते हैं कि हेपेटाइटिस B जो है उसके लिए तो वैक्सीन तो अवेलेबल है। वो तो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में भी मिलता है, आपको बहुत सस्ते में है, 100-200 रुपया ही लगता है। आपको 3 या 4 बार दे देंगे बच्चों को, तो उसी से आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये तो हेपेटाइटिस B के लिए है। हेपेटाइटिस C के लिए मामूली तौर पर कोई वैक्सीन नहीं है, पर हेपेटाइटिस C तभी फैलता है जब ब्लड देते हैं बिना चेक किए हुए, खून या मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स ऐसा रहता है, या जब पेशेंट को मतलब ड्रग्स का हैबिट रहता है, जो इंजेक्शंस देते हैं, ऐसा सब कुछ रहता है, तभी उसका प्रॉब्लम रहता है, नहीं तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता है उसको। तो वैक्सीन के हिसाब से बोलेंगे तो एक तो हेपेटाइटिस B हो गया, दूसरा है HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्विक्स के कैंसर। सो जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के नीचे वाले भाग को हम सर्विक्स बोलते हैं,
उसमें जो कैंसर रहता है वो 99% आपको HPV की वजह से ही आता है, और वो कई सारे टाइप्स का रहता है, उसमें 16 और 18 हाई रिस्क टाइप्स बोलते हैं। वो 16 और 18 का वैक्सीन अभी है, तो उसके लिए 2 डोसेस जो लड़कियां हैं उनको 9 से 15 साल के पहले जो बीच के जो ये एज है उसमें हम 2 इंजेक्शन दे देंगे तो वही काफ़ी रहेगा। और उसके आगे वाली एज में उम्र में देना है, अगर 15 से आगे रहते हैं तो उनके लिए 3 डोसेस देना पड़ता है, तो उससे आपको ऑलमोस्ट 80-90% प्रोटेक्शन मिल जाएगा सर्विकल कैंसर से। बायोप्सी के लिए जो टेस्ट करना पड़ता है उसके बारे में ये स्प्रेड होने, तो ये मामूली तौर पर कई सारे पेशेंट्स को डाउट रहता है, सर मुझे गांठ है, उसका टेस्ट लेंगे, बायोप्सी करेंगे तो वो फैल जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब हर कैंसर के लिए पहला जो टेस्ट रहता है वो तो बायोप्सी है। कैसे कंफर्म करेंगे? कोई भी गांठ रहता है तो वो तो सादा गांठ भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, टीबी हो सकता है, तो उसको जांच परख के जब तक नहीं देते हैं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा गांठ है। वो देखने के लिए हमें वो बायोप्सी करना सख्त ज़रूरी है। और सिर्फ बायोप्सी ही नहीं है, बायोप्सी में स्पेशल टेस्ट IHC करके रहता है, उसमें मॉलिकुलर टेस्टिंग रहता है, आपको जेनेटिक स्टडीज होता है, ये सब तो बायोप्सी करने के बाद ही हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हर कैंसर के लिए आपको बायोप्सी की जरूरत हो सकती है। 2-3 कैंसर है जिसमें हम बायोप्सी नहीं करते, जैसे कि किडनी का कोई ट्यूमर रहता है उसमें हम नहीं, बायोप्सी करने से कैंसर फैलेगा नहीं। तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए, ये बात हटा लीजिए, ये बिल्कुल गलतफहमी है। कैंसर बायोप्सी करने से नहीं फैलने वाला। जब कोई कैंसर है जिसमें बायोप्सी नहीं करना चाहिए, सिर्फ वो कैंसर आपको फैल सकता है। वो कैंसर्स हैं किडनी के कैंसर्स। अगर ऑपरेशन कर सकते हैं तो किडनी के कैंसर में बायोप्सी नहीं करेंगे, अगर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं तभी उसका बायोप्सी करना चाहिए। ऐसे ही किडनी का, लिवर का और ओवरी, ये तीनों, और पैंक्रियास, ये 4 कैंसर्स जब भी रहते हैं इसमें मामूली तौर पर हम बायोप्सी नहीं करते हैं। अगर ऑपरेशन हो सकता है तो सीधा ऑपरेशन ही करना है, अगर बायोप्सी नहीं कर सकते हैं तभी उसका बायोप्सी करना चाहिए। breast cancer, is it removal or breast always needed? नहीं, मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है अभी इंडिया में बोलेंगे तो वही सबसे कॉमन कैंसर रहता है आपको। महिलाएं और महिलाएं में रहते हैं, जेंट्स में भी आ सकता है, पर नॉर्मल तौर पर बोलेंगे तो वही सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया में भी। तो उसका इलाज कैसे करेंगे? मामूली तौर पर लोग सोचते हैं कि उसका इलाज तो स्तन निकाल के ही कर सकते हैं, ये भी गलतफहमी है। अभी जो मैं बोलूँगा कि अभी जो शहर में जो लोग आते हैं जो पहले ही पकड़ लेते हैं, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जब कैंसर रहता है तो 90 या 95% में पूरा स्तन निकालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वो ट्यूमर को निकालेंगे तो वही काफ़ी रहेगा और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। Ovarian cyst is cancer, how to manage? तो ओवरी में कई सारे लोगों को सिस्ट हो जाता है, पर मामूली तौर पर वो सिस्ट ही रहता है, वो कैंसर नहीं होता है वो, ठीक है। पर उसमें 15 से 20% लोग जो मतलब जो बुजुर्ग हैं, थोड़ा उम्र ज़्यादा है, उन सब में वो कैंसर होने का चांस रहता है। तो जब भी ओवरी का सिस्ट, और बहुत कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं, मतलब 10 साल से कम, या उनका जब पीरियड शुरू नहीं होता है, जो बड़ी नहीं हुई है, उनका जो सिस्ट रहता है उसमें कैंसर का चांस ज़्यादा रहता है। तो वो सब लड़कियों को और जो बुजुर्ग लोग हैं, मतलब 50 के आगे जिनको मेनोपॉज हो गया है, इनको जब करेंगे तो इनके लिए आपको पहले से जांच परख करके करना पड़ेगा कि वो कैंसर है या नहीं है करके देख के करना पड़ेगा। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग से बनता है, उसके लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट जैसे कि हम हैं आपके पास आना चाहिए। सादा सिस्ट, अगर मतलब सिस्ट में अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन में ये देखते हैं कि वो सिर्फ पानी भरा हुआ है या उसमें सॉलिड एलिमेंट्स हैं, सिस्ट के अंदर कुछ दीवार बन गया है, दीवार में कोई सॉलिड एलिमेंट्स है, उसका ब्लड फ्लो कैसा है, ये सब वैस्कुलरिटी, ये सब देखते हैं। अगर इन सब में हमें पता चलता है कि थोड़ा शक है और ब्लड टेस्ट भी करके देखते हैं, उसमें भी थोड़ा डाउट है करके लगता है, तो हमें उसको कैंसर मान के ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। Kidney tumor, do we need to remove? किडनी में जो भी ट्यूमर आता है उसका तो ट्रीटमेंट तो सिर्फ सर्जरी से ही होता है, ठीक है। तो पर सब ट्यूमर्स, सब जो गांठ आता है वो सब सर्जरी, वो सब कैंसर नहीं होता है। पर छोटा अगर रहता है, मतलब 1 सेंटीमीटर के कम में रहता है या सिस्ट, क्लियर सिस्ट बन के रहता है, तो उसको तो हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके आगे जब निकल जाता है तो हमें उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। खुशी की बात तो ये है कि हर कैंसर में आपको पूरा किडनी को निकालने की जरूरत नहीं। पहले तो वो सब लोग तो ऐसे ही करते थे, और अभी भी कई सारे जो डॉक्टर्स जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर सर्जरी नहीं करते, उनको तो पता नहीं रहेगा। तो पूरा तो हमारे पास आएंगे तो हम सिर्फ आधा किडनी निकालने की जरूरत रहेगी, तो वही करेंगे। जब कैंसर छोटा रहता है तो उसको पूरा निकालने की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ आधा निकालेंगे तो उसी से काम चल जाएगा।
कोलोरेक्टल कैंसर में रेडियोथेरेपी इज मच मोर इम्पोर्टेंट और सर्जरी? तो ये भी एक ये है कि कई सारे शहर में जब मतलब विलेजेस में जब जाते हैं और मतलब जहाँ पे आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो कैंसर सर्जरी करने वाले लोग बहुत कम रहते हैं तो उसमें ऐसे ही रेडिएशन दे देते हैं ना। जैसे कि हर कैंसर है, ओरल कैंसर को भी स्टेज 1, 2, 3, 4 करके बोलते हैं और उसमें स्टेज 1 और 2 का मेन ट्रीटमेंट और 3 का भी बोलते हैं, तो मेन ट्रीटमेंट आपको सर्जरी ही रहता है। रेडिएशन भी चाहिए पर पहले जो है सर्जरी करना चाहिए। जब सर्जरी पहले नहीं हो सकता है तभी रेडिएशन और कीमोथेरेपी देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पहले हमें वो जो भी जगह है उसमें जो हिस्सा जहाँ पे कैंसर है उसको मार्जिन्स मतलब उसको 1 सेंटीमीटर आगे पीछे साइड में सब मार्जिन्स देके उसको निकालना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, गिट्टियों का ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सब भेजने के बाद उसका बायोप्सी का रिपोर्ट जब आएगा तो उसके हिसाब से रेडिएशन और कीमोथेरेपी देते हैं। पर पहले देने की जरूरत तभी होगी जब ऑपरेशन पहले नहीं कर सकते, नहीं तो पहले सर्जरी ही करना चाहिए। थायराइड स्वेलिंग? थायराइड अभी एक बहुत मामूली सी गांठ जैसी हो रही है, ठीक है। तो कई सारे लोग तो मतलब थायराइड का ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद ही उनको पता चलता है कि उसमें कैंसर है। पर जांच परख के उसको करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन करना है, उसी में आपको कुछ शक वाली चीज़ है वो सब पता चल जाएगा और उसके बाद उसमें एक छोटा सा सुई लगा के टेस्ट करेंगे, FNAC करके बोलते हैं, वो करेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब करना चाहिए आपको, वो थायराइड का कैंसर है या सादा गांठ है करके देखने के लिए। और उसके बाद अगर छोटा कैंसर है तो सिर्फ आधा हिस्सा निकाल के उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर बड़ा है या थोड़ा रिस्क फैक्टर्स है तो पूरा निकाल के करेंगे। पर बहुत मतलब आसानी से ये सर्जरी ऑन्कोलॉजिस्ट कर सकते हैं, कैंसर सर्जन्स जो हैं उनको तो ये जांच परखने वाली सर्जरी है, तो बहुत सारे लोगों में वो जल्दी से हो जाती है। यूट्रस कैंसर, व्हाट इज सर्जरी? तो यूट्रस में कैंसर जब बनता है, यूट्रस में 2 भाग रहते हैं, ऊपर वाले भाग जहाँ पे बच्चा रहता है और नीचे वाले भाग एक रहता है जिसका ओपनिंग सर्विक्स करके बोलते हैं। सर्विक्स कैंसर के लिए अर्ली स्टेजेस में आपको सर्जरी करके उसको निकाल देना चाहिए और थोड़ा एडवांस स्टेज है तो रेडिएशन से ट्रीटमेंट लगेगा उसको। यूट्रस का कैंसर मतलब ऊपर वाले भाग में जब भी कोई कैंसर रहता है तो उसके लिए आपको ज़्यादातर सर्जरी करना पड़ेगा, वो तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ही हो जाएगा। तो 2 दिन में पेशेंट को छुट्टी भी कर देंगे, 1 दिन पहले एडमिट करेंगे, अगले दिन ऑपरेशन, उसके अगले दिन छुट्टी भी कर सकते हैं। तो कैंसर का सर्जरी इतनी आसानी से भी हो सकता है। और जब अर्ली स्टेज में रहता है तो सिर्फ सर्जरी से ही काम चल जाएगा। सर्विक्स और यूट्रस दोनों में अगर सर्जरी किया और उसमें अर्ली स्टेज 1 में रहता है तो उसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें सिर्फ सर्जरी से ही काम चलेगा। लास्ट क्वेश्चन, कोलन एंड रेक्टल कैंसर इज ओपन सर्जरी एंड स्ट्रोमा नीडेड? हाँ, तो ये बात है कि जब भी आंत, बड़ी आंत और आसन के स्थान में जब भी आपको कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज कैसे करेंगे, उसके लिए वो स्टोमा का बैग मतलब वो मोशन आने का एक थैली लगाना है या नहीं लगाना है, वही सबसे ज़्यादा सवाल। जब बड़ी आंत में रहती है, कोलन में जब कैंसर रहता है तो उसमें आप लैप्रोस्कोपी से ही, दोनों में एक्चुअली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही प्रेफर्ड रहता है, दोनों में हम लैप्रोस्कोपी से ही प्रेफरेबली सर्जरी करते हैं, तो इससे पेशेंट का जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर चीर लगाना पड़ता है वो ट्यूमर निकालने के लिए, वो भी छोटा सा चीर रहता है, उसी से हो जाएगा आपको। और पहले स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट मतलब अगर आंत का ट्रीटमेंट करना है तो उसको सर्जरी से ही पहले शुरू करना है। अगर रेक्टम या आसन स्थान का रहता है उसके लिए पहले रेडिएशन देके बाद में आपको सर्जरी करना पड़ेगा, दोनों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें। और रही बात आपकी स्टोमा की, जब भी आपको थोड़ा नीचे वाला ट्यूमर रहता है या रेडिएशन के बाद जब करते हैं तो स्टोमा लगाते हैं, पर 90% या 95% ऑफ केसेस में ये जो थैली लगाते हैं मोशन के लिए, वो वाला थैली थोड़े दिन के बाद मतलब वो पूरा ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब खत्म होने के बाद उसको एक और ऑपरेशन करके अंदर लगा सकते हैं। 10% केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें एकदम नीचे रहता है ट्यूमर, जिसका ट्यूमर जो बोलते हैं वो मतलब एकदम आसन स्थान पे ही रहता है, जब हमारा ओपनिंग है ना, एनस ओपनिंग के बगल में ही रहता है। अगर ऐसा रहता है तो आपको उसके लिए ऑपरेशन करते टाइम उसको बंद कर देंगे और परमानेंट स्टोमा बन जाएगा। तो वो तो 5 से 10% लोगों को ही चाहिए। 90% जो भी आता है वो तो टेम्पररी स्टोमा ही रहेगा, मतलब थोड़े चंद महीनों के लिए, 3-4 महीना या 6 महीना तक रहेगा, उसके बाद उसको ऑपरेशन करके अंदर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।